नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें बायोलॉजी का ह्यूमन आई वाला पार्ट भी है और फिजिक्स के कुछ बहुत ही खूबसूरत फिनोमेना भी हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस मज़ेदार सफ़र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई हम अपने आसपास की दुनिया को, इन सभी खूबसूरत रंगों को आखिर देख कैसे पाते हैं? क्या कभी सोचा है इसके पीछे की साइंस क्या है? और हाँ, एक और सवाल जो हम सबने बचपन में जरूर सोचा होगा कि आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है, पीला, हरा या लाल क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इन सभी मजेदार सवालों के जवाब हमें इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो ये रहा इस चैप्टर का हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग को। फिर हम देखेंगे कि आंखों में देखने की दिक्कतें क्यों आती हैं और उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। इसके बाद हम फिजिक्स वाले हिस्से में चलेंगे और प्रिज्म, डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे बहुत ज़रूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मानव नेत्र। देखिए, हमारी आंख को हम कुदरत का बनाया हुआ सबसे एडवांस कैमरा भी कह सकते हैं। जैसे एक कैमरा लाइट का इस्तेमाल करके तस्वीरें खींचता है, ठीक उसी तरह हमारी आंखें भी लाइट की मदद से ही हमारे चारों ओर की दुनिया की एक इमेज बनाती हैं। स्क्रीन पर जो ह्यूमन आई का डायग्राम दिख रहा है ना, ये बोर्ड एग्जाम के सबसे ज़रूरी डायग्राम्स में से एक है। इसकी लेबलिंग अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए एक एक करके इसके हर हिस्से को और उसके काम को डिटेल में समझते हैं। अच्छा, तो आँख के सबसे बाहरी हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो सबसे बाहर एक पारदर्शी लेयर है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, ये एक खिड़की की तरह काम करती है। लाइट सबसे पहले यहीं से अंदर जाती है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, लाइट का जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है वो इसी कॉर्निया पर हो जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे ये जो रंगीन हिस्सा होता है, जैसे किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की नीली, उसे आइरिस कहते हैं। इसका काम कैमरे के अपर्चर जैसा है। ये अपने बीच के छेद, जिसे पुतली यानी प्यूपिल कहते हैं, उसके साइज को कंट्रोल करता है। जब रोशनी ज्यादा होती है तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है और अंधेरे में बड़ा। और प्यूपिल के ठीक पीछे है हमारा आई लेंस, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका काम है लाइट को फाइन ट्यून करके रेटिना पर फोकस करना। अब सवाल ये है कि आई लेंस को कौन कंट्रोल करता है? तो लेंस को सीलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां पकड़ कर रखती हैं। ये मसल्स लेंस के शेप को और उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का बहुत जरूरी काम करती हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेंस के पीछे आँख का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है रेटिना। ये आँख के पिछले हिस्से में एक स्क्रीन या पर्दे की तरह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने कैमरों में फिल्म रोल होता था। आई लेंस जो भी इमेज बनाता है वो इसी रेटिना पर बनती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, तो याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टी। अब आप सोचेंगे कि अगर इमेज उल्टी बनती है तो हमें सब सीधा कैसे दिखता है? यहीं पर काम आती है ऑप्टिक नर्व। ये रेटिना पर बने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक लेके जाती है और हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके हमें इमेज को सीधा और सही करके दिखाता है। तो अब जब हमने आँख का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये फोकस कैसे करती है। जैसे एक बढ़िया कैमरा पास और दूर की चीज़ों के लिए अपने लेंस को एडजस्ट करता है ना, हमारी आंखें भी ये काम ऑटोमेटिकली कर लेती हैं। इसी कमाल की एबिलिटी को, और जब इस एबिलिटी में कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है, उसे समझते हैं। इसी काबिलियत को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या समंजन क्षमता। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। आंख के लेंस की वो क्षमता जिसे वो सीलियरी मसल्स की मदद से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके पास और दूर की चीजों को साफ साफ देख सके, उसे ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए। एक स्वस्थ आंख के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जिसे हम नियर पॉइंट भी कहते हैं,
वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि किसी किताब को बिना आंखों पर जोर डाले कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर साफ साफ पढ़ा जा सकता है। उसी तरह एक नॉर्मल आंख का फार पॉइंट, यानी वो सबसे दूर का पॉइंट जिसे हम साफ देख सकते हैं, वो होता है इन्फिनिटी यानी अनंत। ये दोनों वैल्यूज, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी, MCQs के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कई बार उम्र के साथ या कुछ दूसरे कारणों से आंखों की ये अकोमोडेशन पावर कमजोर हो जाती है, जिससे विजन डिफेक्ट्स होते हैं। दो मेन डिफेक्ट्स जो हमें पढ़ने हैं वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इनके नामों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से समझिएगा। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसके नाम में निकट है तो इसका मतलब निकट की चीजें साफ दिखेंगी पर दूर की नहीं। और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। इसके नाम में दूर है तो दूर की चीजें साफ दिखेंगी पर पास की नहीं। सिंपल। चलिए पहले मायोपिया को डिटेल में समझते हैं। जैसा स्लाइड में दिख रहा है, मायोपिया में दूर से आने वाली लाइट की किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय रेटिना के सामने ही फोकस हो जाती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आईबॉल का लंबा हो जाना या फिर आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर का बढ़ जाना। अब इसे ठीक कैसे करें? हमें इन किरणों को फैलाकर रेटिना तक पहुंचाना है। इसके लिए हम एक कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। ये लाइट रेज को पहले थोड़ा फैला देता है और फिर हमारा आई लेंस उन्हें सही से रेटिना पर कन्वर्ज कर देता है। इसके तीनों रे डायग्राम्स, डिफेक्टेड आई, फार पॉइंट और करेक्शन, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पर। इसमें मायोपिया का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पास की चीज से आने वाली लाइट रेज रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती हैं। इसके कारण है आईबॉल का छोटा हो जाना या आई लेंस की फोकल लेंथ का बहुत ज्यादा हो जाना। इसे ठीक करने के लिए हमें लाइट रेज को और ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है। इसके लिए हम यूज करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस लाइट रेज को एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर देता है ताकि फाइनल इमेज ठीक रेटिना पर बन सके। इसका रे डायग्राम भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पर ह्यूमन आई वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम चैप्टर के दूसरे हिस्से यानी ऑप्टिक्स पर चलते हैं। यहाँ हम लाइट के एक बहुत ही दिलचस्प बिहेवियर को स्टडी करेंगे। वो है लाइट का एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन तो हम सब ने पढ़ा है, पर प्रिज्म लाइट को एक बहुत ही अनोखे तरीके से बेंड करता है। देखिए, जब लाइट की कोई किरण प्रिज्म पर पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। प्रिज्म के अंदर घुसते ही वो मुड़ जाती है, उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती है उसे इमर्जेंट रे कहते हैं। अब अगर हम इंसिडेंट रे को सीधा आगे बढ़ाएं और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो उनके बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये एंगल हमें बताता है कि प्रिज्म ने लाइट को कितना ज्यादा मोड़ा या डेविएट किया है। प्रिज्म सिर्फ लाइट को मोड़ता ही नहीं है, बल्कि एक और जादुई चीज करता है। ये सफेद रोशनी को उसके साथ अलग अलग रंगों में तोड़ देता है। इसी फिनोमेना को डिस्पर्शन कहते हैं और यही हमें इंद्रधनुष का राज भी समझाएगा। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जब सफेद रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी, प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। सफेद रोशनी का अपने 7 रंगों में टूटना ही डिस्पर्जन कहलाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रिज्म के अंदर लाइट के अलग अलग रंग अलग अलग स्पीड से चलते हैं और इसलिए अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। इसमें लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी यानी वायलेट रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है। ये जो 7 रंगों की पट्टी हमें मिलती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसका ऑर्डर आपको विबग्योर एक्रोनिम से याद रखना है। तो कुदरत का अपना प्रिज्म कौन है? बिल्कुल सही, रेनबो यानी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष डिस्पर्जन का सबसे खूबसूरत कुदरती उदाहरण है। बारिश के बाद हवा में जो पानी की नन्ही नन्ही बूंदें रह जाती हैं वो एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी पानी की बूंदों में जाती है तो पहले रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होता है, फिर बूंद के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर बाहर निकलते हुए दोबारा रिफ्रैक्शन होता है। इन तीनों प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन से सूरज की सफेद रोशनी अपने 7 रंगों में टूटकर हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। चलिए अब कुछ ऐसे ऑप्टिकल फिनोमेना देखते हैं जो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से होते हैं। हमारा जो वायुमंडल है वो हवा की अलग अलग परतों से बना है जिनकी डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये पूरा एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़े ऑप्टिकल मीडियम की तरह काम करता है जो लाइट को मोड़ता है।
इसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के दो सबसे फेमस उदाहरण हैं। पहला, तारों का टिमटिमाना। तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो लाइट के एक पॉइंट सोर्स की तरह होते हैं। जब तारों से रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हवा की चलती हुई परतों की वजह से उसका रास्ता लगातार बदलता रहता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट की मात्रा कभी कम होती है, कभी ज्यादा। इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं। दूसरा असर है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। इसी रिफ्रैक्शन की वजह से सूरज हमें असल में उगने से 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है और असल में डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। यानी हमारा दिन लगभग 4 मिनट लंबा हो जाता है। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के फाइनल और सबसे जरूरी टॉपिक पर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये वो फिनोमेना है जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देगा, आसमान नीला क्यों है। स्कैटरिंग का सीधा सा मतलब है लाइट का हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे कणों से टकराकर फैल जाना। अब सबसे काम की बात यह है कि कौन सा रंग कितना फैलेगा, ये लाइट की वेवलेंथ पर निर्भर करता है। छोटी वेवलेंथ वाली लाइट जैसे नीली और बैंगनी सबसे ज्यादा स्कैटर होती है और लंबी वेवलेंथ वाली लाइट जैसे लाल सबसे कम स्कैटर होती है। दिन के समय जब सूरज ऊपर होता है तो हवा के मॉलिक्यूल्स नीले रंग को चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं और यही बिखरी हुई नीली रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हमें आसमान नीला दिखता है। अब सनराइज और सनसेट के समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीली रोशनी तो बिखरकर रास्ते से हट जाती है। जो रोशनी बचकर हमारी आंखों तक पहुंचती है वो लंबी वेवलेंथ वाली यानी लाल और नारंगी होती है। इसीलिए हमें सूरज और उसके आसपास का आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। इसी स्कैटरिंग इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। हमने इस चैप्टर में जो मुख्य शब्द सीखे हैं वो हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग। इन सभी की डेफिनेशंस और इनसे जुड़े हुए फिनोमेना एग्जाम्स के लिए एकदम क्लियर होने चाहिए। और आखिर में बोर्ड एग्जाम के लिए एक फाइनल टिप। इस चैप्टर से डायग्राम वाले सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो कौन कौन से डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है? ह्यूमन आई का लेबल्ड डायग्राम, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट और करेक्शन वाला रे डायग्राम और प्रिज्म से होने वाला रिफ्रैक्शन। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आप सभी को तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।